जी कैफ और आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर हमारा 77 है, 81 है मेरा है, चलें जो भी है, रिवीजन 81 है शायद। हाँ जी, रिवीजन क्लास हमारी फर्स्ट है। हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक दफ़ा क्विकली सारे सिलेबस को रिवाइज करना चाहते हैं। इसमें हम तकरीबन कोशिश करेंगे सारे के सारे कंसेप्ट्स डिस्कस करें, और इसमें केस स्टडीज़ तो हम डिस्कस नहीं कर रहे होंगे लेकिन केस स्टडी में जो की पॉइंट्स वो टेस्ट करता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा कि ये कंसेप्ट केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है और इसको किस तरीके से वो केस स्टडी में टेस्ट करता है। जो ऑब्जेक्टिव है आज की क्लास का हमारा वो है 2 चैप्टर्स हमने रिवाइज करने हैं, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। चैप्टर 2 है हमारा इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और चैप्टर 3 कंसिडरेशन और कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हम डेफिनेशन और बेसिक कंसेप्ट्स पहले स्टडी करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन जो टर्म हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिखाता है वो है ऑफर, या जिसे प्रपोजल भी कहते हैं। ऑफर का मतलब क्या है? जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे को कोई चीज़ बेचने के लिए या कोई काम करने के लिए ऑफर करता है तो या ऑप्शन देता है उसको, वो ऑफर है। और जो बंदा ऑफर कर रहा है उसे क्या कहते हैं? ऑफरर। और जिसको ऑफर की जाती है उसे ऑफरी। ये ऑफरर और ऑफरी के टर्म आपने समझ लिया, ये आगे चल के फ्रीक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूज होती है ऑफरर और ऑफरी के नाम से। तो ऑफरर वो जो ऑफर करने वाला है, ऑफरी वो जिसको ऑफर की जाए। फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस। जब ऑफरी यस कर देता है, ऑफर का जवाब यस में दे देता है, उसे अब कहते हैं हम एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक्सेप्टेंस के बाद ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जब ये दोनों मिल जाती हैं तो हम इसे कहते हैं प्रॉमिस। और एक्सेप्टेंस के बाद जो पहले हमने जिसको ऑफरर कहा था, एक्सेप्टेंस के बाद उसे प्रॉमिसर कहेंगे, और जिसको पहले हमने ऑफरी कहा था, एक्सेप्टेंस के बाद इसे प्रॉमिस ही कहेंगे। ठीक है, जब ये एक साइड पे ऑफर एक्सेप्ट, ये तो एक पर्सन की तरफ से ऑफर हुई ना। जैसे फर्ज कीजिए मैं इनसे ये कहता हूं क्या आप बाइक खरीदेंगे, इन्होंने जवाब दिया यस, मैंने ऑफर की और इन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अभी ये प्रॉमिस है, अभी एग्रीमेंट नहीं बना जब तक ये दूसरी तरफ से मुझे कुछ समथिंग इन रिटर्न नहीं ऑफर करेंगे। कंसीडरेशन से कहते हैं। ठीक है, तो मैंने इनसे पूछा कितने में खरीदे, उन्होंने कहा 50,000। मैंने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। तो इन रिटर्न जब प्रॉमिस, इन रिटर्न प्रॉमिस दोनों पार्टीज एक दूसरे प्रॉमिस करती है, फिर उसे हम कहते हैं एग्रीमेंट। और आपको पता है लॉ में वर्ड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क है। ठीक है, जब दोनों पार्टीज एक दूसरे से प्रॉमिस करती हैं इन कंसीडरेशन तो वो एग्रीमेंट है, लेकिन हर एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो एग्रीमेंट तो पार्टीज ने कर लिए लेकिन वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। यानी अगर कोई एक पार्टी अपना एक्ट परफॉर्म नहीं करती तो लॉ आपकी हेल्प नहीं करेगा। कॉन्ट्रैक्ट उस एग्रीमेंट को कहते हैं जो अगर एक पार्टी अपना जो उसने प्रॉमिस का है वो पूरा ना करे तो आप कानून की हेल्प ले सकते हैं, उसका दरवाजा खटखटा सकते हैं और कानून आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर वो एग्रीमेंट फॉर एग्जांपल इलीगल है या इम्पॉसिबल है तो क्या इस तरह के एग्रीमेंट के केस में कानून आपकी हेल्प कर सकता है? नहीं कर सकता। ये सिर्फ एग्रीमेंट तो होंगे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यानी एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ प्लस ये इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। और आगे चल के हम स्टडी करेंगे कि वो कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, जैसे इम्पॉसिबल एग्रीमेंट, जैसे इलीगल एग्रीमेंट्स। ठीक है, ये एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। ये टर्म्स क्लियर हो गई आपको? और सबसे अहम इसमें एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान में फर्क समझ आ गया आपको? ठीक है, यानी हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। और एक और टर्म जो इंपॉर्टेंट है जो फ्रीक्वेंटली यूज होगी हमारे इन चैप्टर्स में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो है प्रॉमिसर और प्रॉमिसर। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। ऑफर
हो या एक्सेप्टेंस हो या एग्रीमेंट, ये एक्सप्रेस भी हो सकती है, एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। एक्सप्रेस का मतलब क्या है? आप बाय वर्ड्स या रिटन फॉर्म में एग्री करें, और इम्प्लाइड का मतलब क्या है? बाय कंडक्ट, बाय एक्शन। ठीक है, आप ऑफर या एग्रीमेंट करें। आपको याद होगा, अब ये चूंकि रिवीजन क्लास है, मैं कंसेप्ट से सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं कुछ एडवांस चैप्टर के कंसेप्ट भी आपसे साथ साथ पूछ लूं। अच्छा मुझे बताइए, आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स की, एग्रीमेंट्स की, ऑफर की या एक्सेप्टेंस की जिसमें इम्प्लॉयड कंडक्ट के जरिए से एग्रीमेंट होता है या ऑफर होती है? आपको याद है कुछ एग्जाम्पल? हाँ, शू शाइनर वाली एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी। इसके अलावा शू शाइनर कुली वाली एग्जाम्पल पढ़ी थी। हाँ बिल्कुल, वो गाड़ी के शीशे एग्जैक्टली, वो सारी एग्जांपल्स हमारी एम्प्लॉयड ऑफर या एम्प्लॉयड एग्रीमेंट के थे। क्लियर? अच्छा, एग्रीमेंट के कंटेक्स्ट में कुछ पार्टीज होती हैं, उन पार्टीज के नाम आपके साथ शेयर करता हूं। एक प्रोमिस, जब एग्रीमेंट हो जाता है पार्टीज के दरमियान में, जब दो पार्टीज के दरमियान में एग्रीमेंट हो जाता है, उसमें एक पार्टी को कहा जाता है प्रोमिसर, एक को कहा जाता है प्रोमिसी। प्रोमिसर किसे कहते हैं? जिसने कुछ ना कुछ काम करना है, जिसने कोई ना कोई काम करना है। और प्रोमिसी किसको कहते हैं? जिसके लिए काम किया जाता है। अब एक टेक्निकल पॉइंट सुनिए, चूंकि हर एग्रीमेंट में अल्टरनेट प्रोमिसेस होते हैं, यानी ए ने बी को कुछ प्रॉमिस किया होता है कि मैं आपको बाइक दूंगा, बी ने ए को भी प्रॉमिस किया होता है। तो याद रखे, एट द सेम टाइम मिस्टर ए प्रोमिसर भी है, प्रोमिसी भी है, और एट द सेम टाइम मिस्टर बी प्रोमिसर भी है, प्रोमिसी। ये देखा जाएगा कि इस प्रॉमिस की बात कर रहा है एग्जाम में, केस स्टडी में। लेकिन याद रखे, वो किसी एक पार्टी के बारे में कहेगा कि इसने अपना वादा पूरा नहीं किया, या तो वो ए के बारे में कहेगा कि ए ने बाइक डिलीवर नहीं की, या बी के बारे में कहेगा कि बी जो है वो अब पैसे नहीं दे रहा। तो जिस प्रॉमिस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन में डिस्कशन करे, आपने प्रोमिसर और प्रोमिसी की टर्म उसी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करनी है। जैसे अगर वो कहे कि ए ने बाइक डिलीवर नहीं की, तो इस केस स्टडी बनाता है तो हम कहेंगे ए प्रोमिसर है और बी प्रोमिसी है। लेकिन अगर वो कहे कि बी ने पैसे अदा नहीं किए ए को, तो अब हालांकि एग्रीमेंट वही है, लेकिन अब डिस्कस करते हुए चूंकि प्रॉमिस डिफरेंट है, जिसको डिस्कस कर रहा है वो केस स्टडी में, अब बी प्रोमिसर है जिसने कुछ काम करना है और ए प्रोमिसी है। आप ये नहीं कह सकते कि मिस्टर ए हमेशा प्रोमिसर रहेगा और मिस्टर बी हमेशा प्रोमिसी होगा। ये प्रॉमिस पे डिपेंड करता है, जिसने अपने हिस्से का प्रॉमिस अदा करना है वो उस प्रॉमिस के लिहाज से प्रोमिसर है, और दूसरा बंदा प्रोमिसी। प्रोमिसर प्रोमिसी की टर्म समझ आ गया आपको? अच्छा, ये होती हैं दोनों पार्टीज, मिस्टर ए और मिस्टर बी। समटाइम कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ ऐसी पार्टीज भी होती हैं जो ना प्रोमिसर है ना प्रोमिसर। जब कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसमें दोनों पार्टीज के साइन होते हैं, आपने देखा होगा दोनों पार्टीज आपस में साइन कर। तो जिस पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन है ना, वो या तो प्रोमिसर है या प्रोमिसर, ऐसे है। इनके अलावा बाकी की दुनिया में जितने भी 7 अरब लोग हैं, वो सारे के सारे थर्ड पार्टी कहलाते हैं या स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। थर्ड पार्टी या स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पार्टी या स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नॉर्मल रूल ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में इनका कोई लेना देना नहीं है, ये इस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को इन्फोर्स नहीं करवा सकते। अगर ए ने बी को चीजें डिलीवर नहीं की, तो ये बी है जो ए के खिलाफ एक्शन ले सकता है, कोई थर्ड पार्टी नहीं ले सकते। ये एक नॉर्मल रूल है कि स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट या थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट में कोई हिस्सा लीगल राइट्स एंड लाइबिलिटीज नहीं है। हाँ, समटाइम ऐसा होता है कि हम किसी थर्ड पार्टी को कह देते हैं, जैसे एक दुकानदार के साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ, उसने चीज़ें मेरे घर भिजवानी है, वो खुद बजाय अपने किसी मुलाजिम को या किसी और बंदे को कहेगा यार इसके घर चीज़ें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा उस मुलाजिम के साथ एग्रीमेंट हुआ है, या इसका ये मतलब नहीं है मैं उस मुलाजिम से चीज़ें ले रहा, क्योंकि वो मुलाजिम ऑन बिहाफ ऑफ मेन पार्टी मुझे गुड सप्लाई कर रहा है। इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे नहीं समझूंगा कि एक थर्ड पार्टी है मेरे पास आ रही है, मैं क्या समझूंगा कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसर है वो खुद मेरे पास आ रहा है। क्योंकि याद रखे, कोई भी पर्सन अगर अपना एजेंट अपॉइंट करता है तो एजेंट जो भी काम करेगा वो उस मेन प्रोमिसर का एक्ट ही समझा जाएगा।
लेकिन लीगल रूल याद रखिएगा, थर्ड पार्टी या स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट जनरल रूल है, वो केस फाइल नहीं कर सकती किसी भी पार्टी के दरमियान में। ये बात समझ आ गई। लेकिन थर्ड पार्टीज या स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट को कंसिडरेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, कंसिडरेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन वो मेन पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये टर्म्स क्लियर हो गए। अब आगे चलते हैं। एक एग्रीमेंट में अगर आप मुझसे पूछे, एग्रीमेंट जो भी एग्रीमेंट है ना वैलिड या कॉन्ट्रैक्ट है, इसके इसेंशियल्स होते हैं कुछ। इसेंशियल्स का मतलब है वो चीज़ें जो कि उसमें होना ज़रूरी हैं। इसेंशियल्स बहुत से होते हैं एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, आपने पढ़ा 8-10 इसेंशियल्स हैं। उनमें सबसे अहम इसेंशियल जो है ना, सबसे अहम, वो है दो चीज़ें, एक ऑफर एक एक्सेप्टेंस। एक ऑफर एक एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल्स बहुत से हैं, सबसे अहम इसेंशियल्स कौन से हैं? ऑफर और एक्सेप्टेंस। और इसेंशियल बता सकते हैं क्या होता है? ऑफर होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन होनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन सर्टन होनी चाहिए, पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन लॉफुल हो, ठीक है, फ्री कंसेंट हो, पार्टी, सारे एसेंशियल। आपको पता है तकरीबन हर एसेंशियल आगे चल के पूरा चैप्टर बन जाता है। ठीक है, और जब हम सारे एसेंशियल पढ़ लेते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऐड का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये एसेंशियल। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे सबसे अहम एसेंशियल, तो मैं कहूँगा ऑफर और एक्सेप्ट। बाकी भी अहम है, ये नहीं कह रहा बाकी अहम नहीं, लेकिन सबसे अहम ऑफर और एक्सेप्ट। और इस चैप्टर 2 में, बाकी के चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? ऑफर के बारे में डिटेल डिस्कशन होगी और दूसरा एक्सेप्टेंस के बारे में डिटेल डिस्कशन होगी। तो पहले ऑफर के बारे में चलते हैं। ऑफर का मतलब क्या है? जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रपोज करे कि सर आप मेरे से ये गाड़ी बाई गुड या सर्विस जो भी है एक्वायर कर लें, ये है उसकी तरफ से ऑफर। अब ऑफर को फर्दर एनालिसिस करते हैं, क्योंकि एक वैलिड ऑफर होने के लिए कुछ एसेंशियल्स होना ज़रूरी है। आपने लॉ पढ़ा, आपने अक्सर देखा होगा एसेंशियल्स का वर्ड अक्सर यूज़ करता है, क्योंकि एक लीगल ऑफर होने के लिए या लीगल एक्सेप्टेंस होने, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एसेंशियल्स होना ज़रूरी है। आपको याद होगा हमने एसेंशियल किसी से, हमने कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स पढ़े, हमने ऑफर के एसेंशियल्स पढ़े, हमने एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स पढ़े, हमने कंसीडरेशन के एसेंशियल्स पढ़े, हमने और कौन कौन से एसेंशियल्स पढ़े हैं? वैलिड टेंडर के एसेंशियल्स पढ़े, शाबाश। पार्टनरशिप के एसेंशियल्स पढ़े, शाबाश। तो एसेंशियल्स का मतलब होता क्या है? एसेंशियल्स का मतलब है वो चीज़ें जो कि होना ज़रूरी हैं ताकि उस चीज़ जिसके एसेंशियल बताए जा रहे हैं वो लीगली वैलिड हो, लीगली वैलिड हो। अब हम ऑफर के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ऑफर की टाइप्स क्या हैं? कितने टाइप्स हैं? दो बड़े टाइप्स हैं, स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर। जनरल स्पेसिफिक ऑफर क्या है? जो सबको की जाती है, स्पेसिफिक पर्सन को की जाए। और जनरल ऑफर कौन सी है? जो सबको की जाती है। जैसे फर्ज कीजिए अगर मैं कहूं जो कोई भी, जो स्टूडेंट भी असाइनमेंट करके लाएगा उसे एक चाय का कप इनाम में, ये बताइए स्पेसिफिक ऑफर है कि ये जनरल ऑफर है? और अगर मैं इन भाई को कहूं अगर आप असाइनमेंट करके आएंगे तो चाय का कप, स्पेसिफिक ऑफर। अच्छा, अगर मैंने इनको ऑफर किया अगर आप असाइनमेंट करके लाए आपको चाय का कप और ये भाई असाइनमेंट कर लाए, मैं चाय का कप पिलाऊंगा इनको? नहीं। क्यों? स्पेसिफिक ऑफर का रूल है जिस पर्सन को ऑफर की जाएगी वही एक्सेप्ट करेगा और कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जबकि जनरल ऑफर का असूल क्या है कि वाइड रेंज ऑफ पीपल को आपने, जनरल पब्लिक एट लार्ज को आपने ऑफर की तो जो जो भी एक्सेप्ट कर लेगा मेरा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कोई भी पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जिस तक ये ऑफर पहुंची हो। जनरल ऑफर का रूल ये है। आपको याद है हमने 2 केस स्टडीज की थी। एक केस स्टडी में वो उसका कुत्ता गुम हो गया था, उसने ऐलान किया था जो कोई भी ढूंढ के लाएगा उसे 5000 रुपया इनाम दूंगा। जनरल ऑफर के स्पेसिफिक ऑफर जनरल। एक और केस स्टडी की थी जिसमें एक दुकानदार था, उसने अपना बिजनेस बेच दिया था और किसी कस्टमर ने पुराने दुकानदार के नाम से ऑर्डर भेजा था। नए दुकानदार ने ऑर्डर की डिलीवरी कर दी थी, लेकिन कस्टमर ने कहा ना तुमसे तो मैं ऑर्डर नहीं लूंगा। क्यों? मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया ही नहीं, मैंने तो प्रीवियस ओनर को उसके नाम से ऑर्डर दिया था। याद है केस स्टडी?
ये कौन से स्पेसिफिक ऑफर थे? तो ऑफर की दो टाइप, स्पेसिफिक और जनरल, और दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? स्पेसिफिक ऑफर जिसको की जाए वही एक्सेप्ट करेगा, कोई और करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और जनरल ऑफर जिसको भी कम्युनिकेट हुई है वो एक्सेप्ट कर सकता है। फर्क है। अच्छा, एक और भी ऑफर की टाइप थी, काउंटर ऑफर। शाबाश। काउंटर ऑफर का मतलब क्या है? जो रिक्शे वाला करता है, हम कहते भाई कॉलेज तक छोड़ के आओगे? छोड़ के आऊंगा। कितने पैसे? हमने पूछा कितने पैसे? उसने कहा 100 रुपया। 100 रुपया। हमने कहा नहीं 80 रुपए। ये हमारी तरफ से क्या है? काउंटर ऑफर। वो कहे 80 नहीं 90, तो अब ये उसकी तरफ से काउंटर ऑफर है। अगर उसने 100 रुपए कहा और हमने कहा 100 नहीं 80 रुपए देंगे, तो अब ये हमारी काउंटर ऑफर है। काउंटर ऑफर का रूल पता है? काउंटर ऑफर कैंसल ओरिजिनल ऑफर। बारिश हो रही थी, हमने पूछा घर जाना है कितने पैसे? उसने कहा 100 रुपया लूंगा। हमने कहा 80 रुपए देंगे, उसने कहा नहीं। साथ ही दूसरा कस्टमर आ गया, उसने कहा कि कितने पैसे लोगे? मैं 100 रुपए में चलने को तैयार हूं। अब दूसरे कस्टमर ने 100 रुपए रिक्शे वाले को कह दिया, रिक्शे वाला रेडी हो गया। हमने कहा ठहर जाओ भाई, पहले हमसे बात हो रही थी, ठीक है चलो हम 100 रुपए में चलने को तैयार है, तुमने 100 रुपए कहा था ना 100। अब बताइए रिक्शे वाले का एग्रीमेंट किसके साथ हुआ? हमारे साथ के दूसरे सेकंड में। क्यों? उसने 100 रुपए कहा था, हम तैयार तो हैं। शाबाश। अब जरा लीगल एनालिसिस सुनिए। जब उसने 100 रुपए हमें बताया, उसने की ऑफर, और हमने जब काउंटर ऑफर 80 रुपए की ना, काउंटर ऑफर ने कैंसिल कर दी 100 रुपए की। असल में काउंटर ऑफर इटसेल्फ ऑफर बन जाती है, ये एक्सेप्टेंस नहीं होती। काउंटर ऑफर ओरिजिनल ऑफर को कैंसिल कर देती है और खुद ऑफर बन जाती है। रिक्शा वाले ने कहा मैं 80 रुपए में नहीं जाऊंगा, इसका मतलब है हमारी ऑफर उसने रिजेक्ट कर दी। अब उसकी ऑफर हमने रिजेक्ट कर दी, हमारी ऑफर उसने रिजेक्ट कर दी। इस वक्त ना ऑफर मौजूद है ना एक्सेप्टेंस मौजूद है। दूसरी पार्टी ने आके ऑफर की, रिक्शे वाले ने एक्सेप्ट कर ले, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट दूसरी पार्टी के साथ हुआ, हमारे साथ नहीं हुआ। क्या हम एक ऑफर को कैंसिल करके दोबारा एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं। फिर बताइए, क्या हम एक ऑफर को कैंसिल करके दोबारा एक्सेप्ट कर? जब तक कि वो पार्टी रिन्यू ना करे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये काउंटर ऑफर की कहानी समझ आ गई आपको? चलिए आगे चलते हैं। ये बात केस स्टडी में कभी कभार चेक कर लेता है। एसेंशियल्स, किसके एसेंशियल्स? ऑफर के एसेंशियल्स। ये वैलिड ऑफर कौन सी होगी? पहला 2 पर्सन्स। ऑफर के लिए 2 पर्सन होने चाहिए। अगर मैं इम्तिहान में पास हुआ तो मैं अपने आप को मोबाइल गिफ्ट करूंगा। ऑफर है? ये ऑफर नहीं है। ऑफर के लिए 2 लोग चाहिए, एक ऑफरर एक ऑफरी। ऑफरर कौन? जो ऑफर करता है। ऑफरी कौन? जिसको ऑफर की जाए। तो 2 लोग होने चाहिए ऑफर में। एग्री करते हैं? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होने चाहिए। दोनों पार्टीज के दरमियान में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? कि अगर किसी ने इस प्रॉमिस की खिलाफ वर्जी की ना, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस पर्सन ने भी खिलाफ वर्जी की उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमने पढ़ा था कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जिनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, कुछ में नहीं है, कुछ में नहीं है। कौन से वाले एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है? सोशल एग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स। आपको याद है वो केस स्टडी की थी, हस्बैंड एंड वाइफ, साड़ी वाली केस स्टडी। दोस्त आएंगे, अच्छा सा खाना, साड़ी, गिफ्ट, कोई नहीं। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप था उसमें? नहीं था। लेकिन जो बिजनेस या कमर्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं, बाइंग एंड सेलिंग के एग्रीमेंट्स, उनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होते हैं। अच्छा, अब इस कंसेप्ट को मैं मिला रहा हूं एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड के साथ। एग्रीमेंट नहीं, सॉरी, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग के साथ। अगर 2 दोस्त आपस में एग्रीमेंट कर लें, 2 दोस्तों ने कहा यार इस वीकेंड पे मेरे घर आना, खाना खिलाऊंगा। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है? नहीं है। लेकिन अगर वो एग्रीमेंट करें कि इस वीकेंड में मेरे घर आना, अगर तुम मेरे घर नहीं आए तुम्हारे खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। फर्ज करें अगर उन्होंने लिख दिया एग्रीमेंट में, तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल, क्या दोस्तों के दरमियान में वैलिड एग्रीमेंट नहीं होते हैं? क्या फैमिली मेंबर्स के दरमियान में वैलिड एग्रीमेंट नहीं होते हैं? लेकिन उनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप लिखा जाता है।
अगर आप लिख देते हैं तो सोशल एग्रीमेंट्स में भी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हो सकता है। कमर्शियल एग्रीमेंट्स, उनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होता है? यस होता है। लिखें फिर भी है, ना लिखें फिर भी है, ये फर्क है। सोशल एग्रीमेंट्स में नॉर्मली इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन अगर एग्रीमेंट में लिख दें फिर है। और बिजनेस या कमर्शियल एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल हमेशा है। आपको याद है वो मुल्तान रेलवे स्टेशन वाली एग्जांपल, जिसमें एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से कहा था कि तुम इस एरिया में बिजनेस नहीं करना, और फिर यह भी एग्री किया था अगर किसी ने इसकी खिलाफ वर्जी की तो वो कानूनी चोराजाई का हक नहीं रखता, हम किसी कोर्ट में केस फाइल नहीं करेंगे। बताइए ये वाली लाइन जो थी ये वैलिड थी क्या? इस केस में भी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है? यस है। आपको याद है इसकी एक्सेप्ट पढ़ी थी, एग्रीमेंट स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। अगर आप किसी को लीगल एक्शन लेने से एग्रीमेंट में रोकते हैं तो ये कंडीशन वाइड, एग्रीमेंट वाइड नहीं है, एग्रीमेंट की कंडीशन वाइड है। नहीं समझ आई ना बात की? अच्छा ये बात समझ आ गई आपको कि अगर आप एग्रीमेंट में लिखते हैं कि हम एक दूसरे के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लेंगे, कमर्शियल एग्रीमेंट है, उसमें लिखते हैं तो एग्रीमेंट तो वैलिड है, ये वाली कंडीशन, ये वाली जो लाइन है, ये कोर्ट जज पता क्या करता है, लाल रंग का पेन होता है, इस क्लास को ऐसे करके कैंसिल कर देता है कि ये क्लास हम समझेंगे ऐसे जैसे, क्योंकि लीगल कानून की मदद लेना हर एक का बुनियादी हक है, हर एक का बुनियादी हक है। तो ये बात समझे, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप लिंक कर दिया। आगे चलते हैं। सर्टेन एंड डेफिनेट, टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन एंड डेफिनेट होनी चाहिए। मतलब मैं आपकी कहा सर आप गाड़ी खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदूंगा। कितनी प्राइस में? मैं कहा यार मुनासिब सी कीमत होगी। रिक्शे वाला पास का ये भी कहता है ना जो मुनासिब होगा दे दीजिएगा, तो बाद में उधर झगड़ा हुआ होता है, हमारे मुताबिक मुनासिब कोई और होता है, उसके मुताबिक कोई और होता है। तो मुनासिब सी कीमत ये सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट की सर्टेन होनी चाहिए। ये कंसीडरेशन में भी हमने पढ़ा था ना, कंसीडरेशन रियल होनी चाहिए। कितनी सैलरी? इतनी सैलरी कि तुम खुश हो जाओगे, खुश हो जाओगे। याद है लॉ कहता है ये सर्टेन डेफिनेट नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर एग्रीमेंट में मैंने ये लिखा, बंदे ने कहा कि गाड़ी मैं आपकी गाड़ियां खरीदना चाहता हूं, मैं कहा ठीक है एग्रीमेंट करो, मेरी जितनी भी गाड़ियां सारी बेच दूंगा, ये एग्रीमेंट वैलिड? इसमें टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन है कि नहीं? जितनी भी गाड़ियां हैं सर्टेन है, कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन है, गिन सकते हैं। तो आपको याद है वो मेरी नानी अम्मा के गोदाम में जितने भी गल्ला पड़ा हुआ है सारे के सारी बेचूंगा, एग्रीमेंट ऑल ग्रेन्स वाली केस स्टडी, तो वो वैलिड थी कि नहीं? वो टर्म्स एंड कंडीशन वैलिड है। नहीं बात समझ आई? नहीं। अच्छा चलिए दूसरी एग्जांपल बता लेते हैं, एग्जांपल की कमी है। मेरे पास दो गाड़ियां, ए वाइट और ब्लैक, उसने कहा गाड़ी खरीदनी, मैंने कहा ठीक है। अब मैं अपनी तरफ से गाड़ी वाइट सेल कर रहा हूं, वो ब्लैक बाय कर रहा है, टर्म एंड कंडीशन सर्टेन है? नहीं है, सर्टेन बिल्कुल। और अगर मेरे पास एक ही गाड़ी है वो ब्लैक, अच्छा कलर अभी भी डिसाइड नहीं हुआ, अब सर्टेन है। याद है अब सर्टेन। अगर दो गाड़ियां दोनों का डिफरेंट कलर है और फिर गाड़ी का कलर डिसाइड नहीं करते आप, ये अनसर्टेन है। और अगर एक ही गाड़ी है फिर सर्टेन है, फिर सर्टेन है। एक और केस स्टडी थी ना वो कोकोनट ऑयल वाली, वो एक बंदा जो ट्रेड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स में, उसके साथ एग्रीमेंट किया ऑयल की बाइंग सेलिंग का, ये एग्रीमेंट वाइड है। क्यों? टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन नहीं है, बताया नहीं कौन सी टाइप का ऑयल। लेकिन अगर वो सिर्फ कोकोनट ऑयल में डील करता है सर्टेन, सर्टेन एंड डेफिनेट समझ आ गया। चलें आगे। कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, ऑफर ऑफरी तक पहुंचनी चाहिए। अगर ऑफर ऑफरी तक नहीं पहुंची वो वैलिड ऑफर नहीं है। वो जो कुत्ते वाली केस स्टडी थी उसमें वो जंगल में निकल गया था ढूंढने के लिए और पीछे उसने प्राइस अनाउंस कर दिया था, लेकिन उस तक ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई थी। क्या ये वैलिड ऑफर थी उसके लिए? उस एम्प्लॉय के लिए वैलिड ऑफर थी? नहीं। क्यों? उस तक पहुंची नहीं थी, उसे पता ही नहीं था। तो ऑफर पहुंचनी चाहिए,
ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू, और उससे कम्युनिकेट हो, उसके नॉलेज में आए, उसके नॉलेज में आए, नॉलेज में आए। इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर 4 एग्जांपल्स ने हमें बताई हैं कि ये इन्विटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। ऑक्शन, रेंटल स्टोर, सर्कुलेशन ऑफ प्राइस लिस्ट, ईमेल, टेंडर, टेंडर, शाबाश, एडवर्टीजमेंट वगैरह करते हैं टेंडर, वो इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब है जो बंदा काम कर रहा है ना, ये दूसरों को कह रहा है कि ऑफर दो, ये ऑफर नहीं कर रहा। जब डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं ना, शेल्फ पे चीजें लगी हुई हैं, वो उनके साथ प्राइस भी लगी हुई है, प्राइस टैग भी है, ये डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ से ऑफर नहीं है, इन्विटेशन टू ऑफर है। जब हम वहां से शैम्पू साबुन उठाते हैं और काउंटर पे लेके जाते हैं, ये हमारी तरफ से ऑफर है। क्या वहां पे काउंटर क्लर्क बैठा रिजेक्ट कर सकता है, कहता है मैंने ये चीज बेचनी है? बिल्कुल कर सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि तुमने चीजें रखी थी वो ऑफर थी, हमने जब उठाया तो एक्सेप्टेंस होगी। एक्सेप्टेंस उस वक्त नहीं होगी जब हमने चीज को शेल्फ से उठाया, एक्सेप्टेंस उस वक्त होगी जब काउंटर क्लर्क उसका बिल बनाएगा, वो है एक्सेप्टेंस। क्लियर हुई है बात? 4 एग्जाम्पल, कितने स्टूडेंट्स को ये 4 एग्जाम्पल इन्विटेशन टू ऑफर की याद है? रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में भी टेस्ट कर सकता है, केस स्टडी में भी। ठीक है, ये काउंटर वाला कंसेप्ट अच्छा था इसमें, इन्विटेशन टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर को कम्युनिकेट होना चाहिए, मानते हैं? कैसे कम्युनिकेट होना चाहिए? 2 तरीके बताया, एक्सप्रेस भी है, एम्प्लॉयड भी है। एक्सप्रेस एम्प्लॉयड दोबारा डिस्कस करने की जरूरत है। कब कम्युनिकेट होगी? व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ ऑफरी। ऑफर कब कम्युनिकेट होगी? जब ऑफरी को इसका पता चलेगा तब कम्युनिकेट होगी। ऑफर कब कम्युनिकेट होगी? जब ऑफरी को इसका पता चलेगा, ऑफरी के नॉलेज में ये बात आएगी। ठीक है, मेरे ईमेल बॉक्स में कुछ ऑफर्स आई हुई हैं कि ये बुक हम इस प्राइस पे बेचते हैं, वो क्या ऑफर मुझ तक, अभी मैंने ईमेल बॉक्स खोला नहीं, अभी क्या कम्युनिकेट हुई है मेरे तक? नहीं, जब तक मेरे नॉलेज में नहीं आएंगे। ठीक है, ऑफर में कम्युनिकेशन कब होती है? ये आसान है। एक्सेप्टेंस में कम्युनिकेशन कब होती है? ये थोड़ा, क्योंकि एक्सेप्टेंस 2 फेजेस में होती है, ऑफर एक ही फेज में होती है। क्या? जब ऑफरी को पता चल गया, पता चल गया तो ऑफर कम्युनिकेट हो गई, नहीं पता चला ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई। इसमें जिंदगी आसान, कहानी आसान। लेकिन एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होगी? इसमें ट्विस्ट है, इसमें ट्विस्ट है। तो ऑफर कम्युनिकेट कब होगी? जब ऑफरी को पता चलेगा। क्या ऑफर को रिवोक किया जा सकता है? रिवोक मतलब कैंसिल किया जा सकता है, लैप्स मतलब कैंसिल किया जा सकता है। रेवोकेशन ऑफ ऑफर भी वही, लैप्स ऑफ ऑफर भी वही। क्या ऑफर कैंसिल हो? एक दफा ऑफर की हमने, क्या बाद में वो कैंसिल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कितने तरीकों से, वो जरा देखते हैं। अब ये केस स्टडी में कोई भी आपको मेथड टेस्ट कर सकता है। पहले आसान, ऑफर कैंसिल हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। कब होगी? बाय ऑफरर। ऑफरर, ऑफर करने वाला खुद ही कह दे नहीं भाई अभी ये ऑफर नहीं है, लेकिन कब? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। जैसे ही एक्सेप्टेंस होती है तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आप ऑफर को रिवोक कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक नहीं कर सकते, वो तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैंने भाईजान को ऑफर की, भाई आप 10,000 रुपए में बाइक खरीदेंगे मेरी, ये मेरी ऑफर है। ये भी सोच रहे हैं और मैंने कहा नहीं भाई मेरा इरादा बदल गया। क्या मैं अपना इरादा बदल सकता हूँ? एक केस स्टडी में उसने कहा भाई क्या आप 10,000 में मेरी गाड़ी खरीदेंगे? अच्छा यकीन कीजिए 10,000 में भी महंगी पड़ेगी, आपने हमने बड़ा अच्छा सौदा किया। 10,000 में गाड़ी खरीदेंगे। मैंने उनसे कहा आपके पास 3 दिन है। आपके पास कितने हैं? 3 दिन है। दूसरे दिन मैंने कह दिया मेरी ऑफर चेंज, मैं ऑफर कैंसिल, खत्म। टाइम देने के बावजूद भी कर सकता? यस कर सकता हूँ। ये स्टूडेंट को समझ करने, सर टाइम दिया तो था, तो दिया किसने था? मैंने। तो कैंसिल भी कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। हाँ मेरी ऑफर मेरी मर्जी, मैं जब मर्जी कैंसिल कर रहा हूँ। लेकिन एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर भी कैंसिल कर सकता है। ऑफर
गाड़ी खरीदो, उसने कहा नहीं, कैंसल। ऑफर भी कैंसिल कर सकता है, लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है, ऑफर कैंसिल करके एक्सेप्ट कर सकता है। भाई ने ऑफर की, मैंने लेटर लिख दिया, नो लेटर सेंड कर दिया, ऑफर को इस लेटर के पहुंचने से पहले पहले अगर मैंने फोन करके ने कह दिया ऑफर एक्सेप्टेड, तो याद रखे पहले कौन सी चीज कम्युनिकेट हुई, रेवोकेशन की एक्सेप्टेंस, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ऑफरी भी ऑफर को रिवोक कर, ये 2-3 कंसेप्ट मिला के शेयर कर रहा हूं आपके साथ। हो सकता है सारी बात इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसमें ना लिखी हो, लेकिन ये पूरा कंसेप्ट समझ आ रहा है मेरे भाई को कि ऑफरर भी ऑफर देने के बाद कैंसिल कर सकता है, ऑफरी भी। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, ठीक है। अगर आप मेरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो मेरे बैंक अकाउंट में 5,000 रुपये डिपॉजिट करवा दे एडवांस। इन भाईजान ने 5,000 डिपॉजिट नहीं करवाए, लेकिन कह दिया सर मुझे ऑफर कबूल है, मंजूर है। क्या ये सही है? नहीं। याद रखें ऑफर वैलिड, अगर आप ऑफर के साथ मैंने कोई कंडीशन लगाई, जो मैं लगा सकता हूं, ऑफर के साथ कंडीशन लगाई जो इस पार्टी ने पूरी नहीं की, तो ऑफर कैंसल, ऑफर कैंसल, वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है इनकी तरफ से। भाई बात समझ, ऑफर के साथ कंडीशन लगाई जा सकती है ना, बिल्कुल। एक्सेप्टेंस नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर, बाज़ औक़ात ऑफर में लिखा होता है अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं ना तो इस तारीख से पहले पहले जवाब दे दें हमें। आपने अगर आप ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो रिटन फॉर्म में हमें इतला दीजिए। अगर आप ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो खुद आके ऑफिस में इतला दीजिए पर्सनली। ऑफर करने वाले की मर्जी है, वो मैनर प्रेस्क्राइब कर सकता है। अच्छा याद रखिए, एक है कंडीशन, ऑफर में कंडीशन भी प्रेस्क्राइब की जा सकती है, मैनर भी, दोनों में फर्क। मैनर का ताल्लुक होता है मोड ऑफ कम्युनिकेशन से, कि इतला कैसे देनी है, इतला कैसे देनी है। और कंडीशन जो है ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन के अलावा। मैंने कहा हमें एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है, एम्प्लॉय कम अज़ कम BA पास होना चाहिए। जो हाइशमंद हजरात हैं वो 25 तारीख को 8 बजे दफ्तर में खुद आके इतला दीजिए। अब इसमें एक कंडीशन है, एक मैनर। कंडीशन क्या है? BA पास होना चाहिए, और मैनर क्या है? खुद आके इतला दीजिए। कंडीशन फुलफिल नहीं की, टोटली फारक। लेकिन अगर मैनर प्रेस्क्राइब नहीं किया ना, इसमें लॉ का पॉइंट वो थोड़ा रिलैक्स है। लॉ कहता है प्रेस्क्राइब्ड मैनर, डेविएटेड मैनर था ना, डेविएटेड मैनर है, प्रेस्क्राइब्ड नहीं तो डेविएटेड हो गया ना, तो फिर ऑफरी की मर्जी है, सॉरी ऑफरर की मर्जी है, वो चाहे उसको एक्सेप्ट कर ले चाहे ना करे। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता उसे बताना जरूरी है। ये प्रेस्क्राइब्ड मैनर और नॉन फुलफिलमेंट कंडीशन में फर्क समझ आया? आगे टाइम पास, अगर मैंने इनसे कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर इतला दीजिए, 3 दिन से पहले मैं ऑफर रिवोक कर सकता हूँ? मैं ऑफर फर्ज बिल्कुल कर सकता हूँ। अच्छा अगर मैं ऑफर रिवोक नहीं करता और तीन दिन गुजर जाते हैं, ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो गया। ये चौथे दिन आके कहते हैं सर मुझे ऑफर मंजूर है, ऑफर अब नहीं है, अब कैंसल, ऑफर है। टाइम पास क्लियर हो गया? काउंटर ऑफर हम डिस्कस कर चुके हैं। सब्सिक्वेंट इलीगलिटी और यहाँ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, ये अच्छा एक, हाँ वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट में फर्क बताओ। वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड एग्रीमेंट वो है जो वाइड एब इशू है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट वो है जो सब्सिक्वेंटली वाइड हुआ। और सब्सिक्वेंटली वाइड होने की बहुत सी रीजन, सबसे बड़ी रीजन क्या है? सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबल होना, सब्सिक्वेंट इलीगल होना। और सब्सिक्वेंट इलीगल कोई चीज का, जब गवर्नमेंट ऑर्डर पास करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर, आज के बाद शुगर जो है वो पंजाब से सिंध में नहीं जाएगी, तो जो इससे पहले एग्रीमेंट हुए, जो इस ऑर्डर के पास होने से पहले के एग्रीमेंट थे, वो भी फारिग, वो भी वाइड।
यह है सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। और डेथ और इंसैनिटी, अगर पार्टी में से किसी की डेथ हो जाए, इंसैनिटी हो जाए, बिफोर एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, बिफोर एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। ये तो है ऑफर दी। सुने अब यहाँ पे कंसेप्ट, ये सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी का कंसेप्ट ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट दोनों में, सुनिएगा जरा फर्क सुनिएगा। यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है ऑफर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने भाईजान को ऑफर किया, नहीं अब मेरी गाड़ी वाली नहीं एग्जांपल देते, कौन से एग्जांपल देते हैं, ये भाई की गाड़ी वाली एग्जाम्पल। इन भाई ने इनसे कहा कि आप मेरी गाड़ी 50,000 में खरीदते हैं, ये अभी सोच रहे हैं, उससे पहले इनकी गाड़ी तबाह हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तबाह हो गई। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की वजह से ऑफर खत्म। इम्पॉसिबिलिटी या इलीगैलिटी एक ही कंसेप्ट, मिलता जुलता ही। बल्कि इसमें ऑफर क्या, अगर इन्होंने एक्सेप्टेंस कर भी दी होती ना तो भी वाइड हो जाता, तो भी वाइड हो जाता। ये ऑफर सब्सिक्वेंटली इलीगल या इम्पॉसिबल होने की वजह से ऑफर वाइड होती है, ये इस चैप्टर में बता रहा है। लेकिन सब्सिक्वेंटली इलीगल या इम्पॉसिबल होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है, ये हमें अगले चैप्टर में बताता है। याद है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का, उसमें बता। लेकिन कंसेप्ट सेम है, जो भी चीज इम्पॉसिबल इलीगल हो गई फर्क, ऑफर है तो फर्क। डेथ और इंसेंट, डेथ हो गया, डेथ हो गई या पागल हो गया, कौन? ऑफर या। अच्छा याद रखिएगा अगेन, ये ऑफर की बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट की नहीं हो रही। अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो सिचुएशन डिफरेंट है। हाँ शाबाश, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए ना, अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों चीजें हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट, फिर किसी की डेथ हो ना तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होते हैं, अनलेस पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट हो या एग्री किया हो, ठीक है। तो नॉर्मली अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद किसी पार्टी की डेथ हो ना तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है, सिवाय दो एक्सेप्शंस के। लेकिन अगर ऑफर की और ऑफरर की डेथ हो गई या ऑफरी की डेथ हो गई तो डिफरेंट सिनेरियो। अगर ए ने बी को ऑफर की गाड़ी बेचने की, ऑफरर ने ऑफरी को ऑफर की, ऑफरी की डेथ हो गई, ऑफर रिवोक, टेक्निकल पॉइंट है टंडी बोके, ऑफर रिवोक। और अगर ऑफरर की डेथ हुई, डिपेंड करता है ऑफरी चला के नहीं पता चला, अगर ऑफरी को पता चल गया ऑफर खत्म। और अगर ऑफरी को पता नहीं चला और वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ये ट्विस्ट किसको पता था? शाबाश शाबाश भाई, ये रेवोकेशन क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, ऑफर हो गया, अब आगे एक्सेप्टेंस की तरफ, एक्सेप्टेंस की तरफ। एसेंशियल्स, किसके एसेंशियल्स? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। ऑफर कंडीशनल हो सकती है, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो। एक्सेप्टेंस एज इट इज देखनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप एक्सेप्टेंस को कंडीशनल बनाने की कोशिश करें ना काउंटर ऑफर बन जाती है, और काउंटर ऑफर ओरिजिनल ऑफर को, तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। ये समझ आया? ऑफर कंडीशनल हो सकती है, एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल होगी। विद इन स्टिपुलेटेड और रीजनेबल, ऑफर का जो टाइम दिया हुआ है ना उस टाइम के अंदर अंदर जवाब देना पड़ेगा, और अगर टाइम मेंशन नहीं है तो रीजनेबल। और रीजनेबल क्या है? केस टू केस वेरी कर रहा है। पता है जिस जगह पे भी व्हाट इज रीजनेबल टाइम, व्हाट इज रीजनेबल प्लेस, आपको पता है एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ ट्रेड में पढ़ा था कि जब आप रिस्ट्रिक्शन लगाएं तो वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल पीरियड के लिए होनी चाहिए, और रीजनेबल प्लेस में होनी चाहिए। और व्हाट इज रीजनेबल टाइम एंड प्लेस डिपेंड्स ऑन केस टू केस। बर्थडे वाला, बिल्कुल बर्थडे वाले में रीजनेबल टाइम क्या था? बर्थडे, अगला दिन नहीं था, और वो 14 अगस्त वाली भी एग्जांपल थे। विद इन, अच्छा फिर
स्टिपुलेटेड और रीजनेबल मोड और मैनर। स्टिपुलेटेड मीन स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड की मुश्किल इंग्लिश है स्टिपुलेटेड। जो कॉन्ट्रैक्ट, अब मोड या मैनर क्या होना चाहिए? जो कॉन्ट्रैक्ट ने बताया हुआ है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट ने कुछ नहीं बताया हुआ, रीजनेबल होना चाहिए। कौन एक्सेप्टेंस देगा? जिसको ऑफर की गई है। क्या थर्ड पार्टी एक्सेप्टेंस दे सकते हैं? मैंने भाईजान का कहा गाड़ी खरीदते हो 10,000 की, इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहा ये ले पकड़े सर 10,000, मेरा इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ? तो भाई आपको ऑफर ही नहीं की, एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते भाई, इनको ऑफर ही नहीं की। ठीक है, बाय पर्स एक्सेप्टेंस कौन कर सकता है? जिसको ऑफर की गई हो। कम्युनिकेटेड टू ऑफरर, ऑफर कम्युनिकेट होनी चाहिए टू एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए ऑफरर को, ऑफरर को। ऑफरर ने मुझे ऑफर की, अब मैं सोच रहा हूं क्या ये एक्सेप्ट, और मैं दिल में इरादा पक्का बना लिया मैं एक्सेप्ट करूंगा, एक्सेप्टेंस हुई? मुझे क्या करना है? साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। ठीक है, कम्युनिकेटेड टू ऑफरर। अब ये कम्युनिकेट कब होती है? ये आगे बढ़ेंगे। यहां पे क्या पढ़ाया कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए, कम्युनिकेट कब होगी? ये आगे बढ़ेंगे। नॉट बिफोर ऑफर, डेफिनेटली एक्सेप्टेंस ऑफर से पहले नहीं होगी, ऑफर के बाद ही होगी। ठीक है। नॉट इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस, अगर साइलेंट रहते हैं ये एक्सेप्टेंस है, दिल में इरादा बना नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं। ये मिलता जुलता पॉइंट इससे जो भी पढ़ा था। रिजेक्टेड ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, एक दफा ना कर दिया तो फिर दोबारा यस एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते अनलेस के वो पार्टी नहीं करे। अच्छा, ये एक मुश्किल से है एसेंशियल। परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन और एक्सेप्टेंस ऑफ कंडीशन इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस। मतलब कंडीशन फुलफिल करे। मैंने कहा अगर मेरी गाड़ी खरीदते हैं तो मेरे बैंक अकाउंट में 5,000 रुपया जमा करा दें। इन्होंने ये नहीं मुझे बताया कि गाड़ी खरीदनी है कि नहीं, लेकिन बैंक में 5,000 जमा करवा दिया, तो मतलब ये उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस ही समझी जाएगी। अगर जो कंडीशन पूरी कर देते हैं, शर्त पूरी कर देते हैं, तो एक्सेप्टेंस ही समझी जाएगी। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हो, ये अहम पॉइंट है। ऑफर होती है एक ही फेज में कम्युनिकेट, कब? जब ऑफरी को पता चल जाए, ऑफरी के नॉलेज में आ जाए। लेकिन एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होती है दो हिस्सों में, एज अगेंस्ट ऑफरर और एज अगेंस्ट ऑफरी। पहले क्या है? एज अगेंस्ट ऑफरर, फिर क्या है? एज अगेंस्ट ऑफर। यानी जब मैं ऑफरी हूं, मैंने एक्सेप्टेंस लेटर डाला, ईमेल या लेटर बॉक्स में लेटर सेंड कर दिया, ये एक्सेप्टेंस अभी ऑफरर तक पहुंचा नहीं है, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई एज अगेंस्ट ऑफरर। इसका मतलब एज अगेंस्ट ऑफरर का मतलब क्या है? ऑफरर के हाथ बंद गए, ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीमेंट हो गया, ऑफरर के ऊपर ये एग्रीमेंट अब बाइंडिंग है, ऑफरर बैकआउट नहीं। एज अगेंस्ट ऑफरर का मतलब ये है कि अब ये ऑफरर के अगेंस्ट एग्रीमेंट हो गया। अब ऑफरर चाहे तो इस एग्रीमेंट से जान नहीं छुड़ा सकता, लेकिन ऑफरी चाहे, क्योंकि ये कम्युनिकेट एज अगेंस्ट ऑफरर हुआ है, अभी एज अगेंस्ट ऑफरी नहीं हुआ। क्या मैं इस एक्सेप्टेंस इस वक्त, अब देखें रास्ते में है, रास्ते में एक्सेप्टेंस, ऑफरर रिवोक कर सकता है? ऑफरर रिवोक कर सकता है? नहीं। ऑफरी रिवोक कर सकता है? यस, मुश्किल काम है अब, लेकिन कर सकता है। कैसे? एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होने से पहले फोन कर दे।
लेकिन अगर लेटर पहुंच गया, कम्युनिकेट हो गया ऑफरर तक, तो फिर ये एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई एज अगेंस्ट ऑफर। अब कोई भी, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, अब कोई भी बैकआउट नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा, ऑफर कम्युनिकेट होती है एक ही स्टेप में, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होती है दो स्टेप, एज अगेंस्ट ऑफरर अलग है, एज अगेंस्ट ऑफरी अलग है। और रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ये आपको बता दिया, उस तक एक्सेप्टेंस पहुंचने से पहले पहले रिवोक कर सकते हैं तो कर ले। अगर एक्सेप्टेंस पहुंच गई ऑफरर तक तो ये एज अगेंस्ट ऑफरी भी हो गई। अब रिवोक करेंगे तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वो रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं होगा। भाई कुछ कुछ बात समझ आई? ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, ये चैप्टर 2, ये चैप्टर 2 नहीं, चैप्टर 3 भी कर लें, आज ही कर लें। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि अभी आगे चैप्टर 3 भी कंटिन्यू करना चाहिए? करना चाहिए? अच्छा चलिए, 1 मिनट ठहरिए, मैं जरा मैनेजमेंट से भी पूछ लूँ, उसके बाद ये ना हो कि क्लास हो। जरा 1 मिनट पॉज कीजिएगा जरा जी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट की कितनी टाइप्स हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड है? वाइड कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा जो पहले वैलिड था, सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल इलीगल होने की वजह से वाइड हो गया। हाँ, ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? जो वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड मजलूम पार्टी। वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट में फर्क आपको बता चुका हूं। वाइड एग्रीमेंट वाइड एब जो पहले दिन से ही वाइड है, वाइड एब इशू। और वाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? जो पहले वैलिड था, बाद में किसी रीजन की वजह से वाइड हुआ। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या हैं? ऑफर होनी चाहिए, एक्सेप्ट, ये डिटेल में पढ़ चुके हैं। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये पढ़ दिया। कैपेसिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टी, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है। कैपेसिटी या कॉम्पिटेंस, इसमें क्या स्टडी किया था? 3 तरह के लोग हैं जो इनकम्पिटेंट है, बाकी सारे कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा था? माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड पहला। माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड पहला। फ्री कंसेंट, कंसेंट फ्री होनी चाहिए, यानी जो दूसरी पार्टी ने अपनी रजामंदी की कॉन्ट्रैक्ट में, वो फ्री होनी चाहिए। कंसेंट कब फ्री नहीं होती? 5 केसेस में कंसेंट फ्री नहीं होती। कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक। कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक, पूरा चैप्टर है। कंसिडरेशन होनी चाहिए। कंसिडरेशन किसको कहते हैं? समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। लीगल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होनी चाहिए, कंसिडरेशन लीगल होनी चाहिए, चर्च नहीं होनी चाहिए। चर्च किसी को नुकसान पहुंचाने का, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए जो काम करना पॉसिबल हो, चांद तोड़ के नहीं लाना। सर्टेनिटी, टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन, ये हम पढ़ चुके हैं। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड, कुछ एग्रीमेंट है जो लॉ ने एक्सप्रेसली कहा हुआ है कि ये वाइड है। एग्रीमेंट स्टेट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट स्टेट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, इलीगल एग्रीमेंट्स, इम्पॉसिबल एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग, वेजरिंग एग्रीमेंट, बिल्कुल ठीक। और राइटिंग एंड, हाँ कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जो इन, देखें एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, दोनों इक्वली वैलिड। लेकिन कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जो रिटन होना लाजमी, ओरल नहीं माने जाएंगे। 3
टाइम बार डेट, आर्बिट्रेशन, एग्रीमेंट ऑन काउंट ऑफ नेचुरल लव एंड इफेक्शन। तीनों बताएंगे, दोबारा सुन लें। एग्रीमेंट ऑन काउंट ऑफ नेचुरल लव एंड इफेक्शन, टाइम बार डेट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। कंप्लीटेड गिफ्ट वो जो हो चुका होता है, हाँ जी, डिलीवर्ड। एसेंशियल्स क्लियर हो गए कॉन्ट्रैक्ट के? तो बताइए इसमें कौन से एसेंशियल हम पढ़ चुके हैं? ऑफर एंड, नहीं अभी रिवीजन में, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब चलते हैं कंसीडरेशन की तरफ, एक एक करके सारे पढ़ेंगे, लेकिन अब बारी आई कंसीडरेशन की। एसेंशियल्स कब वैलिड कंसीडरेशन समझी जाएगी? जब कंसीडरेशन होगी एट डिजायर ऑफ प्रोमिजी, कहे तो कंसीडरेशन प्रोवाइड कर, उसके कहे बगैर नहीं कर। अगर प्रोमिजी के कहे बगैर कंसीडरेशन प्रोवाइड करे उसे वॉलंटरी कंसीडरेशन कहा जाता है, उसका पैसा कोई नहीं मिलता, उसका पैसा कोई नहीं मिलता। ग्रेचुअस एक्ट, शाबाश। तो जो कंसीडरेशन है एट डिजायर ऑफ प्रोमिस, वो याद है बंदा दरिया में डूब रहा, किसी दूसरे ने जान बचाई उसकी, क्या जिसने जान बचाई पैसे मिलेंगे? नहीं, उसने एट डिजायर ऑफ प्रोमिसी एक्ट ने किया, ठीक है। अगर उसकी ड्यूटी है फिर भी उसको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, उसकी तो ड्यूटी है, ड्यूटी के तो उसको पैसे गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट देती है। गिवन बाय प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन, कंसीडरेशन प्रोमिसर भी अदा कर सकता है, वो अपने किसी एम्प्लॉय को भी कह सकता है यार बोरी उठा के गाह के घर में जाके आओ। लेकिन याद रखे कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो प्रोमिसर को खुद ही परफॉर्म करने पड़ते हैं, पर्सनल नेचर, या अगर कॉन्ट्रैक्ट में एग्री, दो एक्सेप्शन, तय पाया हो, ठीक है। कंसीडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी, फ्यूचर भी। पास्ट पहले दे दिए हुए पैसे, प्रेजेंट ऑन द स्पॉट। जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो कंसीडरेशन कौन सी होती है? पास्ट, प्रेजेंट के फ्यूचर? प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट, बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप कॉलेज में एडमिशन का स्टार्ट में फीस जमा करा देते हैं, फ्यूचर कंसीडरेशन। और जो टीचर को सैलरी मिलती है महीने के बाद, पास्ट कंसीडरेशन की मिलती है। कंसीडरेशन प्रेजेंट भी हो सकती है, पास्ट भी। समथिंग रियल होनी चाहिए, इन वैल्यू होनी चाहिए, कंसीडरेशन की वैल्यू होना जरूरी है। कंसीडरेशन मस्ट हैव वैल्यू, इक्वल होना जरूरी नहीं है। इनएडिक्वेट कंसीडरेशन इज वैलिड कंसीडरेशन, ये लाइन याद है? इनएडिक्वेट कंसीडरेशन इज वैलिड कंसीडरेशन। अगर ये प्रोविजन ना होती तो फिर दुनिया में कभी किसी बिजनेस को नुकसान ही ना होता, क्योंकि जिसको नुकसान हो रहा था वो कहता भाई मैं एग्रीमेंट कर बैठा हूं, मार्केट प्राइस डाउन हो गया, एग्रीमेंट को खत्म समझे, ठीक है। महंगी चीज, भाई ऐसे प्रॉफिट किस वजह से होता है? जब आप किसी को चीज हाई प्राइस में बेच देते हैं, ठीक है। तो कंसीडरेशन होना जरूरी है, कंसीडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। कंसीडरेशन मस्ट बी समथिंग विच प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू सो, ठीक है। रेस्क्यू 1122 वाले आए और उन्होंने किसी की जान बचाई, ठीक है, उसको हॉस्पिटल लेके गए, क्या उनको आने जाने का किराया देना? क्यों? उनकी ड्यूटी है, गवर्नमेंट दे रही है। सरकारी दफ्तर में हमारी कोई फाइल फंस गई, वहां पे क्लर्क ने कहा मुझे 5000 रुपए दोगे तो साइन करके आगे पहुंचाऊंगा। लीगली बताइए, लीगली क्या हमने कहा अच्छा ठीक है साइन कर दो, 5000 रुपए कल ले लेना, उसने साइन कर दिए, हमने पैसे दिए ही नहीं, क्या वो रिकवर करवा सकता है? नहीं करवा सकता, नहीं करवा सकता। कंसीडरेशन के एसेंशियल समझ आ गए। अब एक्सेप्शन, नॉर्मल रूल, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। नॉर्मल रूल है कंसीडरेशन होगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन ये कुछ एक्सेप्शन है जिनमें एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वैलिड है। ये कौन से एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन वैलिड है? किन केसेस में वैलिड है? पहला, एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन,
एग्रीमेंट मेड ऑन काउंट ऑफ, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन थी वैलिड होने के लिए। रजिस्टर्ड बाद में आएगा, पहले नियर रिलेशनशिप होना चाहिए, ऑन काउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। 4 कंडीशन थी। एग्रीमेंट टू पे टाइम बार डेट क्या होता है? तो कितने साल पुराना, कितने साल पुराना? क्या 3 साल पुराना? हाँ, जब ड्यू डेट को 3 साल गुजर जाए जिस डेट को, उसे कहते हैं टाइम बार डेट। टाइम बार डेट लीगली रिकवर नहीं करवा सकते, लेकिन अगर बाद में उस पार्टी को ख्याल आ जाए कि नहीं भाई पैसे देने थे, 3 साल क्या 5 साल भी गुजर जाए तो पैसा जो उधार देना है सो देना है, तो वो एग्रीमेंट करे तो रिटर्न, उसका रिटर्न होना जरूरी है। हम उसे कहेंगे यार 5 साल बाद अगर आ ही गए हो तो डायरेक्ट कैश ही दे दो, मुझे डायरेक्ट कैश ही दे दो। कहे नहीं कैश अभी नहीं है लेकिन मैं वादा करता हूँ वापस कर दूंगा। हमने कहा मैंने लिख के लिखो, साइंड, रिटर्न होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, और ये लिमिटेशन एक्ट की वजह से टाइम बार्ड होना चाहिए। कंप्लीटेड गिफ्ट, वो गिफ्ट जो आप दे चुके हैं वो विदाउट कंसिडरेशन वैलिड है, लेकिन वो गिफ्ट जो अभी देना है वो वाइड है। कि इसमें लफ्ज कंप्लीटेड समझाया था ना आपको, कंप्लीटेड का मतलब क्या है? जो ट्रांसफर हो चुका है, डिलीवर हो चुका है, दे चुके हैं। अगर मैं इनसे कहूं कि मैं आपको तोहफे में अपनी गाड़ी दूंगा और बाद में मैं गाड़ी ना दूं, क्या ये क्लेम कर सकते हैं? और अगर मैं तोहफे में गाड़ी दे दूं इनको, अब मैं नहीं ले सकता, बिल्कुल, अब ये वैलिड है। हालांकि मैं ये कहूंगा कि इन्होंने बदले में पैसे तो कोई नहीं दिए, तो कहेंगे भाई कंप्लीटेड, ये एक्सेप्शन है, कंप्लीटेड गिफ्ट है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन की एक्सेप्शन है। कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी, चंदा दिया, वादा किया चंदा देंगे, चंदा मीन्स डोनेशन, वादा किया डोनेशन देंगे, चैरिटी देंगे, बाद में हम चैरिटी नहीं देते, क्या इमाम साहब हमारे खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर उन्होंने हमारे वादे की बेस पे कोई आगे लाइबिलिटी इनकर कर ली, फिर हमारी जिम्मेदारी होगी कितने, जितने वादा किया था कि जितनी लाइबिलिटी। कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, बंदा डूब रहा था, छलांग लगाई समंदर में, उसको बचा के लेके आए, अब नहीं हम उसे कुछ पैसे अभी क्लेम नहीं कर सकते, वॉलंटरी एक्ट है, लेकिन जिसकी जान बचाई उसने खुश होकर कहा मैं तुम्हें 50,000 रुपये इनाम दूंगा, अब लायबल। क्यों? पास्ट कंसीडरेशन इज वैलिड। अब जो हमारी जो हमने उसकी जान बचाई ये पास्ट कंसीडरेशन थी, ये वैलिड होगी। और कुछ अदर कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो कौन सा? बेलमेंट, प्लेज, इंश्योरेंस, और पता नहीं क्या क्या है। पहले हमारे सिलेबस में होते थे बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। चले क्लियर हो गया, ये कंसीडरेशन हो गया, बस ये भी हो गया, ये भी। हाँ, अब कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टी, जाने दे भाई को जाने दे। कॉम्पिटेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नहीं जाने वाले को हम रोक भी सकते हैं, भाईजान रुक जाए, ये ले जाने वाला रुक गया, मेहरबानी भाई आपकी, चले कुछ मुहावरे गलत भी बने हुए हैं, आप हर मुहावरे को सच ना समझा कर। कॉम्पिटेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं? 3 के अलावा। कौन कौन से 3 के अलावा? माइनर, पहला माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालिफाइड पर्सन, डिस्क्वालिफाइड पर्सन। माइनर होता कौन है? 18 साल, और अगर गार्डियन अपॉइंट हुआ है 21 साल। माइनर के साथ एग्रीमेंट, इसका लीगल पोजीशन क्या है गौर से सुन लें। एग्रीमेंट बाय माइनर इज वाइड अगेंस्ट हिम, सिर्फ वाइड नहीं, वाइड अगेंस्ट। इसका मतलब क्या है? वो अगर इन्फोर्स करवाना चाहे करवा सकता है, दूसरी पार्टी उसके खिलाफ इन्फोर्स करवाना चाहे। ओके, द प्रोमिसरी नोट जिसमें माइनर ने पैसे रिसीव करने हैं वो वैलिड है, और प्रोमिसरी नोट जिसमें माइनर ने पैसे अदा करने हैं वो वाइड है। रूल ऑफ एस्टॉपेल डज नॉट अप्लाई,
स्टॉपल याद है? एजेंसी में पढ़ा था। स्टॉपल याद है? पार्टनरशिप में पढ़ा था। अभी पढ़ेंगे फिर रिवीजन में। रूल ऑफ स्टॉपल डज नॉट अप्लाई का मतलब क्या है? कह के मुकर, माइनर मुकर सकता है। एजेंट अगर कह दें किसी को कि मैं एजेंट हूं, नहीं मुकर सकता। किसी को पार्टनर के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाए, नहीं मुकर सकता। लेकिन अगर कोई माइनर कहे कि मैं मेजर हूं, बाद में मुकर सकता है कि नहीं मैं तो माइनर हूं। यस, मेजर अपने आप को रिप्रेजेंट करके लोन दे दे, लोन ले ले और बाद में पता चले ये माइनर था, तो लोन रिकवर करवाया जा सकता है। नो रेटिफिकेशन बाय माइनर। रेटिफिकेशन किसे कहते हैं? सब्सिक्वेंट अप्रूवल को। सब्सिक्वेंट अप्रूवल। माइनर था, चचा ने जब 10 साल की उम्र में था बच्चा, उसके साथ एग्रीमेंट किया कि जब तुम बड़े हो जाओगे प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर होगी तो तुम मुझे इतने पैसे अदा करोगे क्योंकि मैंने तुम्हारी परवरिश की। ये एग्रीमेंट वैलिड है कि वाइड? वाइड अगेंस्ट माइनर, वाइड। लेकिन अगर ये भतीजा 18 साल का हो जाए या 22 साल का हो गया फर्ज कीजिए, और ये एग्रीमेंट जो पहले हुआ था 10 साल की उम्र में, ये वॉइड है, लेकिन क्या 22 साल की उम्र में पहुंचने के बाद रेटिफाई किया जा सकता है? नहीं। जो माइनर मिनॉरिटी की एज में जो एग्रीमेंट किया वो एज ऑफ मेजॉरिटी में रेटिफाई नहीं कर सकते। अगर आपने करना ही है तो क्या करना पड़ेगा? नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और वो भी कब? 22 मेजॉरिटी की एज में जाकर। माइनर इन ए पार्टनरशिप, माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर बट माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ये तो पार्टनरशिप में भी पढ़ा था, यहां पे भी। एग्रीमेंट बाय गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। अच्छा, अब इसको मैं मिला रहा हूं नेसेसिटी सप्लाई टू माइनर के साथ। माइनर को नेसेसिटीज ऑफ लाइफ की जरूरत पड़ती है, एग्री करते हैं? लग्जरीज ऑफ लाइफ की नहीं बात कर रहा, नेसेसिटीज ऑफ। अगर कोई थर्ड पार्टी माइनर को नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करे तो क्या थर्ड पार्टी माइनर से रीजनेबल प्राइस रिकवर कर सकती है? तो थर्ड पार्टी कर सकती है। तो अगर गार्डियन या पेरेंट्स हों, वो नेसेसिटीज प्रोवाइड करें या माइनर के बिहाफ पे एग्रीमेंट करें, क्या वो वैलिड होगा? क्या वो पैसे रिकवर करवाए जा सकते हैं माइनर से? बिल्कुल करवाए जा सकते हैं। ये वाला कंसेप्ट और ये नेसेसिटीज वाला, ये इकट्ठे मिला के आपने पढ़ना है, दोनों एक ही दफा में समझ आ जाएंगे। नेसेसिटीज वाला याद था ना? सख्त सर्दी में उस माइनर के पास 10 कोट थे, उसको 11वां कोट भी दे दिया सख्त सर्दी में। ये नेसेसिटीज नहीं है। एक ही कोट था, उसके ऊपर बटन लगे हुए थे, पसंद नहीं आए, हमने तुड़वा के सोने के बटन लगवाए। रिकवर करवा सकते हैं? लग्जरी है। लेकिन अगर उसको मेडिसिन दी, उसको एजुकेशन के लिए पैसे दिए, खाने पीने के पैसे दिए, ये इसके रीजनेबल प्राइस रिकवर करवा सकते हैं। याद है ना? नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हो प्रोवाइड की गए माइनर या उसके डिपेंडेंट को, और डिपेंडेंट पे आप एतराज करते थे माइनर तो खुद डिपेंडेंट होता है, इसके कहां से डिपेंडेंट आ गए? हो सकते हैं, हो सकते हैं। प्राइस रीजनेबल होनी चाहिए। अच्छा, वापिस आ जाए एसेंशियल। कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट। माइनर कोई लाइफ, माइनर एंड इंसॉल्वेंसी। माइनर इंसॉल्वेंट एग्रीमेंट नहीं कर सकता, इंसॉल्वेंट कैसे करा दे सकते हैं उसको? फाइलिंग सूट, माइनर दूसरों के खिलाफ केस फाइल कर सकता है, दूसरे माइनर के खिलाफ केस फाइल, तो इसका मतलब माइनर को 7 खून माफ है। सिविल केस फाइल नहीं कर सकते, क्रिमिनल फाइल कर सकते हैं, क्रिमिनल कर सकते हैं। ये तो हो गया माइनर। अब कौन आया? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जब एग्रीमेंट हुआ तब देखा जाएगा बंदे का माइंड साउंड था कि अनसाउंड था। कुछ लोग होते हैं हमेशा के लिए पागल, इनको क्या नाम? स्पेसिफिक पर्सन का था। इनके साथ तो जो एग्रीमेंट होगा ना वो हमेशा के लिए फारग। लेकिन अक्सर लोग होते हैं कभी ठीक कभी पागल, कभी ठीक कभी पागल। इनके लिए ये सारी प्रोविजन इन्हीं के लिए डिस्कस हुई है। एक जो होते हैं जो आधे बहरे होते हैं ना, जो वो बड़े खतरनाक होते हैं, अपनी मर्जी की सारी बात सुनते हैं।
अपनी मर्जी का कोई बात नहीं सुनता है। तो उसी तरह ये जो लोग हैं ना, जो कभी साउंड और कभी अनसाउंड होते हैं, ये भी बड़े खतरनाक होते हैं। एग्रीमेंट इनकी फेवर में जा रहा होगा ना, साउंड बन जाएंगे, अगेंस्ट जा रहा हो अनसाउंड। इसलिए लाने का नहीं भाई, हम रूल निकालते हैं, हम देखा जाएगा अनसाउंड माइंड क्या है, ये तो आपको पता चल गया ना। इसकी 3 टाइप्स, स्पेसिफिक पर्सन हमेशा के लिए, इसके साथ तो इसका वही जो माइनर का असूल है, इसके साथ एग्रीमेंट हमेशा, इसके अगेंस्ट वाइड। फिर लुनेटिक पर्सन और ड्रंकन और डिलीरियस पर्सन, इन दोनों में फर्क क्या भला? लुनेटिक पर्सन अक्सर पागल है, कभी कभार होशो हवास की बातें करता है, और ड्रंकन या डिलीरियस बीमार पर्सन नॉर्मली ठीक है, बस जब ये इसका टाइम आता है ना चांद पे पहुंचने का, उस वक्त ये अनसाउंड माइंड बनता है, वरना नॉर्मल हालात में ठीक। ला ने क्या कहा? ला ने कहा जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, उस वक्त अगर बंदा साउंड माइंड का था तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, और अगर एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये बंदा अनसाउंड माइंड का था। लेकिन सवाल ये है, ये कैसे पता चलेगा? जज को ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ 2 महीने 6 महीने साल पहले, जज को आज बैठ के ये कैसे पता चलेगा कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ कौन सी पार्टी साउंड माइंड की थी, कौन सी नहीं थे? ये जज को साबित करना होगा, पार्टी ने जज को साबित करना है। जज को कैसे? उसने वीडियो थोड़ी बनाई पार्टीज की कॉन्ट्रैक्ट होते हुए की, जज साबित करना होगा पार्टीज ने। कौन सी पार्टी साबित करेगी? जो, क्योंकि देखें इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से छुटकारा हासिल करना चाहती है, अवॉइड करना, दूसरी इन्फोर्स करना चाहती है। क्वेश्चन ये है कि पार्टी साउंड माइंड था कि नहीं था, ये कौन पार्टी साबित करेगी जज को? जो इन्फोर्स करवा रही है, जो अवॉइड करवा रही है। डिपेंड करता है। अब सुनिए, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? अगर तो पर्सन यूजुअली साउंड माइंड का है, साउंड माइंड, तो लॉ एज्यूम करेगा कि एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी ये साउंड माइंड का था। हाँ, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? अवॉइडिंग पार्टी के ऊपर, जो रिसेंड करना चाहते हैं, और अगर एग्रीमेंट हुआ है ऐसी पार्टी के साथ जो कि यूजुअली अनसाउंड माइंड की है, तो जज एज्यूम क्या करेगा? एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी अनसाउंड माइंड था। अब किसने प्रूव करना है? अब पार्टी इन्फोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्ट प्रूव करेगी क्या कि एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये साउंड माइंड का था, एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये साउंड माइंड का था। ये पार्टी इन्फोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्ट प्रूव करेगी। ये समझ, इसमें ट्विस्ट है कहानी में, बर्डन ऑफ प्रूफ। ये समझ आ गया ना? क्लास में भी हमने काफी डिबेट की थी इसके ऊपर। तीसरी पार्टी जो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कहता है कौन कौन पर्सन? एलियन एनिमी, जिनके साथ जंग है। अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो तो हम, अच्छा आपको पता है वैसे नॉर्मली भी इंडियंस के साथ या चाइनीज के साथ एग्रीमेंट होते रहते हैं, ठीक है? कभी अगर गवर्नमेंट बैन लगा दी, इंडिया के साथ कोई ट्रेड नहीं करनी, तो फिर एग्रीमेंट वाइड, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी वरना हो सकता है। अगर एग्रीमेंट हुए हैं इस वक्त और बाद में इंडिया के साथ जंग छिड़ जाए तो वो अच्छा, फॉरेनर्स को हम कहते हैं एलियन, और जिन फॉरेनर के साथ हमारी गवर्नमेंट की जंग चल रही है, एलियन एनिमी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है एक तरफ उनके साथ हम जंग लड़ रहे हो और दूसरी तरफ से तिजारत भी कर रहे हो, तिजारत सारी रुक जाएगी। जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो सारे के सारे सस्पेंड हो जाएंगे। जब जंग खत्म होगी तो देखा जाएगा, अगर तो रिवाइवेबल हैं, रिवाइव हो सकते हैं, यानी टाइम एसेंस नहीं है, तो रिवाइव कर दिया जाएगा, वरना टोटली खत्म। ये एलियन एनिमी समझ आ गया आपको? अच्छा बताइए, चाइना एलियन एनिमी है कि एलियन फ्रेंड है? हाँ फ्रेंड है, हैं? पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद है। ये भी चाइनीज भी एलियन ही है। फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स, इनके साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते, करेंगे ब्रीच किया तो इनके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते आप, जब तक ये खुद ना अपने आप को पेश करें।
और ये पागल हैं, अपने आप को कहेंगे मेरे खिलाफ केस करो। हैं कन्विक्ट्स कौन है? वो जब तक जेल में है तब तक नया कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पुराने कॉन्ट्रैक्ट पे एक्शन ले सकते हैं, पुराने कॉन्ट्रैक्ट पे एक्शन। लेकिन बाज़ का तो पैरोल पे रिहाई हो जाती है उनके, हफ्ते के लिए या 3 दिन के लिए या 1 दिन के लिए। तो अगर जमानत वो अबूरी रिहाई हुई हो तो उस अरसे में एग्रीमेंट कर सकते हैं। ये मैंने पूछा नहीं था, बताया था। कर सकते हैं, कर सकते हैं। इंसॉल्वेंट पर्सन एग्रीमेंट कर सकता है कोई? नहीं कर सकता। सेल परचेज, क्योंकि इंसॉल्वेंट की जगह पे इसके प्रॉपर्टी सेल परचेज कौन करता है? लिक्विडेटर। क्लियर हो गया? तो पर्सन जो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो कौन है? 3 है। कौन कौन है? माइनर, अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड। अब आ जाए इलीगल एग्रीमेंट, जो कि सीधे सीधे एसेंशियल में पढ़ा था ना, एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वाइड नहीं होना चाहिए। तो अब ये लिस्ट आ गई हमारे पास कि एग्रीमेंट्स जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वाइड है। बस कर दे भाई, कितना लिखेंगे यार, मुझे और पढ़ाना पड़ेगा। और भी पढ़ाना है मैंने, नहीं इसके बाद और पढ़ाना है मैंने, इधर भी इधर भी। बस ये खत्म हो गया, शुक्र है। बस ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ इलीगल एग्रीमेंट, कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो इलीगल हैं? ये लिस्ट दी है। कोई भी एग्रीमेंट इलीगल होगा अगर उसका ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन अनलॉफुल हो। ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन में फर्क बताया था ना। मैं अगर इनको कहूं कि भाई इसकी ठुकाई कर, अरे तो मैं आधा पाव चर साला क्वालिटी की दूंगा। ये जो ठुकाई करना है ये ऑब्जेक्ट है, और जो चर्च देना है दोनों में से वैसे एक फर्क की जरूरत नहीं है। क्यों भला? दोनों में से कोई भी अनलॉफुल हो, एग्रीमेंट फर्क है। तो कहता है ये अनलॉफुल होगा तब जब फॉरबिडन बाय पाकिस्तान पीनल कोड, ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत ये जुर्म हो। 302, 420। और खुदकुशी का कौन सा होता है? खुदकुशी भी जुर्म है ना। खुदकुशी की कौन सी सेक्शन है? मरे हुए बंदे को सजा नहीं देंगे, अगर वो बच गया तो फिर सजा देंगे। मरा हुआ तो वैसे ही भुगत रहा होगा। इन्वॉल्व इंजरी टू ए पर्सन। अच्छा, इसमें इंजरी से आपको बताया था ना, इंजरी, हाँ, जान माल इज्जत, कोई की भी इंजरी हो सकती है। सारे के सारे इलीगल होंगे। फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड करना हो, ये तो वैसे फ्रॉड में भी आ जाए। आपको पता है लॉ की प्रवीण असल में बाज़ कुछ डुप्लीकेट हो रही है। एक जगह पे बात करता है फिर दूसरी जगह पे भी बात करता है। ठीक है, सर्टेनिटी वाली बात उसने ऑफर में भी की है, और भी 2-3 जगह पे करता। बहरहाल चले। इफ परमिटेड वुड डिफीट प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। ये एग्जांपल याद है क्या देते? ये भाईजान मेरे से लोन लेने के लिए आए और लोन लेना देना इलीगल नहीं है। मैंने इनसे पूछा भाई लोन क्यों ले रहे हैं? कहा इसकी सुपारी देनी है। अब अगर मुझे पता हो कि इसकी सुपारी, समझ लेना क्या होता है। हाँ, इसको सुपारियां नहीं खरीद के देनी। हाँ, इसको ठिकाने लगाना है। तो अगर अब देखिए ये इटसेल्फ एग्रीमेंट, लोन पैसे देने का लोन इलीगल नहीं है, लेकिन अगर इफ परमिटेड, अगर इसकी इजाजत दी गई तो ये इलीगल काम करेगा बाद में, तो फिर ये एग्रीमेंट भी, लोन देने वाला भी वाइड हो गया। और कोर्ट रिगार्ड्स इट एट इमोरल आर अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। अगर कोर्ट के ख्याल में ये केस मुफादे आमा, ये कॉन्ट्रैक्ट मुफादे आमा के खिलाफ हो तो भी वो वाइड है। अब यहीं से असल कहानी शुरू होगी यहाँ इस कंसेप्ट की। कौन से केसेस हैं जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हैं? एलियन, ये पढ़ चुके हैं। स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोज, बड़ा मुश्किल नाम है, सोच समझ के उसने रखा हुआ जो याद ना हो हमें। स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, यानी क्रिमिनल के खिलाफ अगर आप एक्शन नहीं लेने का एग्रीमेंट करते, ठीक है, तो वो एग्रीमेंट वाइड। याद है दुकानदार था, वो चोरी कर ली उसने और फिर केस किया, तो उसने कहा मैं चोरी का सामान वापस कर देता हूँ, शर्त ये है कि मेरे खिलाफ केस वापस लो। तो ये एग्रीमेंट हो गया, उसने चोरी का सामान हमें वापस कर दिया,
क्या कि हमने फिर भी, तो क्या हम सही किया? बिल्कुल सही किया। ये एग्रीमेंट वाइड, ये एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, और जो एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है वो अनलॉफुल है, और जो एग्रीमेंट अनलॉफुल है वो वाइड है, वो वाइड है। कहानी समझ आई? ये एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, और जो एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है वो अनलॉफुल है, और अनलॉफुल है तो एग्रीमेंट वाइड है। सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस, सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस, रिश्वत के जरिए से सरकारी नौकरी हासिल करना, रिश्वत के जरिए से सरकारी नौकरी हासिल करना। हमने कहा है एफबीआर में हमने डायरेक्टर लगना है, उन्होंने कहा 50 करोड़ रुपया दो, हमने 50 करोड़ दे दिया, छोटी मोटी जॉब थोड़ी हुई है, 50 करोड़ दे दिया और दे दिया, और पैसे लेके साइन करने लगा था हमारी अपॉइंटमेंट, उसका ट्रांसफर हो गया। अब क्या हम 50 करोड़ वापस ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते? सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस वाइड एग्रीमेंट। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, ये जो जगह जगह ऑफिस खुले होते हैं इनके साथ एग्रीमेंट वाइड है। अगर आप पैसे देते हैं और ये आपका काम नहीं करते तो आप लीगली पैसे वापस नहीं करवा सकते। लॉ कहते हैं भाई ये एक मुकद्दस काम है, इसमें कमर्शियलिज्म नहीं होना चाहिए। एग्रीमेंट इन स्टैंड ऑफ पेरेंटल राइट्स, किसी वालिदैन को उसके बच्चों से मिलने से मना किया जा सकता है। एग्रीमेंट इन स्टैंड ऑफ पर्सनल लिबर्टी, क्या आपको अपना घर चेंज करने से मना किया जा सकता है? आपको याद है ना एग्जाम्पल दिए थे, जिस बंदे से लोन दिया उसने कहा शर्त है कि लोन तब तुम जब तक वापस नहीं करोगे घर नहीं बदलोगे, तो एग्रीमेंट करने के बाद घर बदल सकते हैं? लॉ ने कहा पर्सनल लिबर्टी आपकी क्यों नहीं। एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली वाइड है, बस इतना काफी है। इफेक्ट इलीगल एग्रीमेंट क्या है? और जो कोलैटरल होंगे, कोलैटरल टू इलीगल एग्रीमेंट, वो भी वाइड, वो भी वाइड। और अगर ये पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक कोई जुर्म है ना तो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट भी नहीं होगी। ये रिस्टोरेशन, इसमें 3-4 कंसेप्ट घूम रहे हैं मेरे, मैं एक एक करके कोशिश कर रहा डिस्कस कर। इन भाईजान से मैंने कहा गाड़ी खरीदोगे? इनका खरीदे, कितने की? 10,000 की। इन्होंने मुझे एडवांस दे दिया। अब जिस दिन गाड़ी डिलीवर करनी थी उससे पहले गाड़ी ठुक गई। अब ये सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल हो गया। अब इनको पैसे, एग्रीमेंट वाइड, जो पैसे लिए हैं वो वापस करने हैं कि नहीं? करने हैं। नॉर्मली वाइड एग्रीमेंट हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाए, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट होती है। लेकिन अगर वो एग्रीमेंट ऐसा है जो जुर्म है, कोई इलीगल वैसे वाइड के लिए भी टर्म यूज होती है। कोई जुर्म है, फॉर एग्जांपल कोई जुर्म है, उसमें पैसे दिए हैं, वो भी वाइड है, लेकिन उसमें रिस्टोरेशन बेनिफिट नहीं है। इन्होंने सुपारी दी इसको, इन भाईजान को, कि ये 5 लाख दिए, इसको कत्ल कर दो। ये इसके साथ सब मिलके सैर करने चले गए, निकल गए। उसने कहा भाईजान नहीं कत्ल करना, ना करो, मेरे पैसे तो वापस करो। क्या पैसे वापस? ये पता चला रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट सिंपल वाइड एग्रीमेंट हो तो होगी, लेकिन अगर कोई जुर्म है तो नहीं होगी। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ना भाई, जाते जाते सुनते जाए, ऐसे ना करें। अब बैग बंद कर रहे हैं, मेरा भी दिल कर रहा है लेक्चर बंद कर दूं। इलीगल एग्रीमेंट वाइड है, और जो कोलैटरल एग्रीमेंट होगा वो भी वाइड है। कोलैटरल एग्रीमेंट की एग्जांपल चले इसके साथ। कह रहे बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ये छोटा सा, बस इसको निपटा के चेक पॉइंट लगा के खत्म। इलीगल पार्ट, बाज़ औक़ात ऐसा होता है लीगल और इलीगल, कुछ को एग्रीमेंट थोड़ा थोड़ा लीगल होता है, थोड़ा थोड़ा इलीगल होता है। आप जॉब करें, तनख्वाह में क्या मिलेगा? या तो 50,000 ले लें या आधा किलो चर्च ले लें, आधा। तो अगर, तो सुन लें, अगर लॉ क्या कहता है, अगर तो लीगल और इलीगल को सेपरेट किया जा सकता है तो लीगल पार्ट वैलिड, इलीगल वाइड, और अगर सेपरेट नहीं किया जा सकता होल एग्रीमेंट वाइड। नहीं समझ आई? एग्जाम्पल से, अगर मैं इन भाईजान को ऑफर करता हूं, भाईजान आइए एम्प्लॉय के तौर पे
और आपको डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे मेरे भाई, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे एम्प्लॉय के तौर पे आइए और इन्होंने कहा सर तनख्वाह क्या मिलेगी, मैंने कहा या 50,000 रुपये या आधा गिलास चार्ज। एग्रीमेंट वैलिड है, एग्रीमेंट 50,000 के लिए वैलिड है, आधा गिलास चर्च करें, ये क्लेम करेंगे तो 50,000 क्लेम करेंगे चर्च ने कहा। और अगर मैं कहूं 50,000 रुपये और ये वाइड है, क्योंकि एक ही होल एग्रीमेंट सेपरेट नहीं किया जा सकता, वाइड है। एग्रीमेंट विद अल्टरनेट प्रॉमिस, ये समझ आ गई आपको। एग्रीमेंट फर्स्ट टू डू इलीगल, एग्रीमेंट विद कंबाइंड कंसीडरेशन भी आपको बता दिया इसमें। आखिरी एग्जांपल 1.5 मिनट सिर्फ, कहानी खत्म इसमें। 2 कंसेप्ट को इकट्ठा कर रहा हूं। एग्रीमेंट फर्स्ट टू डू लीगल एंड देन इलीगल थे। घर बेचा, एग्रीमेंट हुआ, घर किस लिए, रहाइश के लिए। और अगर बाद में जुआ खेला, गैमलिंग हाउस बनाया, अगर रहाइश रखी घर में तो 1 करोड़ का है, अगर जुआ बनाया तो 5 करोड़ का है। फर्स्ट टू डू लीगल, फर्स्ट टू, तो ये एग्रीमेंट क्या है, ये ना वाइड नहीं है। जो लीगल पार्ट है वो वैलिड है और जो इलीगल है यानी गैम्बलिंग वाली प्रोविजन वॉइड है और जो रेजिडेंशियल वाला है वो वैलिड है। अब इसको रिवर्स करते हैं, ये बुक में नहीं लिखी लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर हम एग्रीमेंट फर्स्ट टू डू इलीगल और फिर लीगल कर लें, याद है वो 2 दोस्त थे, उन्होंने कहा मिलके लोगों को लूटते हैं और उसके बाद हम मिलके कहीं अच्छा से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे। फर्स्ट टू डू इलीगल देन लीगल, तो बताइए बाद में कौन सा हिस्सा वैलिड, दोनों ही वाइड। और जिसका आगाज ही वाइड है तो वो कोलैटरल भी वाइड। तो ये बात समझ आई, वाइड एग्रीमेंट के साथ जो कोलैटरल होगा वो भी वाइड है और वैलिड एग्रीमेंट के साथ जो वाइड हिस्सा जुड़ा होगा वो अगर सेपरेट हो सकता है तो ये वाला हिस्सा वैलिड और वो वाइड, और अगर सेपरेट नहीं हो सकता सारे का सारा वाइड। कुछ को समझ आई आप। चलिए अब आपको चैप्टर 4 और 5 का माइंड मैप भी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी एडिशन वॉल्यूम 2 के वो भी शेयर लेके जाइएगा ये, ताकि कल जब आए घर से तो आप पढ़ के आए। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।